गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस सेशन। सो लास्ट क्लास में आपको याद होगा वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू फाइंड आउट कंपोनेंट्स। उसके ऊपर हम लोगों ने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम की, हम लोगों ने उसका एप्लीकेशन समझा, ठीक है ना। आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 क्लासेस में मुझे वेक्टर्स के जो जो चीजें आपको बतानी है, जो काम आएगी सबसे ज्यादा, उसका हमारा कंप्लीशन हो जाएगा। फिर एक दिन वी विल टेक अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। जितना सीखा है उनके एप्लीकेशन देखेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स वी विल डू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुडे, ठीक है। चलिए, सो व्हाट वी लर्नड इज दैट वी लर्नड इज कि कैसे हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स करेंगे, उसका पूरा एल्गोरिदम अपने को क्लियर था, राइट। वी नो व्हाट इज द एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग आउट द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट बातें समझी कि पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड हॉरिजॉन्टल एंड वेक्टर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने आइडिया ली। और हमने अलग अलग केसेस में कैसे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे, इसके बारे में बात की, राइट। दिस इज व्हाट वी डिड टिल नाउ। आगे बढ़ते हैं, अभी सुनिए ध्यान से। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स से पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं आपसे, सुनिए ध्यान से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझे। देखिए, सपोज मैं आपको, ध्यान दीजिएगा एवरीवन, सपोज ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है। सपोज ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है एंड सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है इस प्रकार, और इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे। लुक एट दिस, ये मेरा फोर्स वेक्टर है। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन इस डायरेक्शन में डेवलप्ड है। मान लो ये टेंशन की वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक है। टेंशन की वैल्यू है 10 न्यूटन और मुझे इस वेक्टर के कंपोनेंट्स चाहिए, मतलब इस वेक्टर के कंपोनेंट्स चाहिए, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है मुझे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, याद करो यूनिट वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था। जो बेसिक आइडिया है यूनिट वेक्टर का हमारे पास, वो क्या था, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, याद होगा आपको। याद कीजिए, किसी भी वेक्टर को, सपोज आई एम राइटिंग ए वेक्टर, इसको लिखने का तरीका क्या होता था। इसका एक मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होता था और एक डायरेक्शन वाला पार्ट होता था, यू रिमेंबर। यस, सोल ऑब्जेक्टिव इज टू शो डायरेक्शन, वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशन, गुड। सुने, सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर को लिखने का जो तरीका होता था मैथमेटिकली, मैंने आपको समझाया था कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले लिखेंगे और उसके बाद उसका डायरेक्शन लिखेंगे। जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए कैप, और इनके बीच में क्या साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन साइन, ये आपको याद होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम ए कैप को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाए तो वी विल बी हैविंग समथिंग लाइक ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड्यूलस, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड्यूलस। और ए वेक्टर का मॉड्यूलस हम कैसे लिखेंगे, a vector का modulus we will write as a only, right? So this is what is the, this is what is your a vector which is sorry a cap which is a vector by a, this is what is unit vector। साथ ही साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी, if you remember, वो ये पढ़ी थी कि हमारे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। along x एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप, y एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप, और z एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं के कैप। यू रिमेंबर, यू रिमेंबर, यस यू रिमेंबर इट, राइट। ये सब हमारे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स थे जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ हुआ करते थे, ठीक है ना। अब समझे, पहले पहले हम इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा हॉरिजॉन्टल है और मैंने अपना वेक्टर ऐसे डिजाइन किया है, सुनो ध्यान से। सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। सपोज आई कीप इट लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेट अस से दिस, ठीक है ना। तो अब इस 10 न्यूटन, मान लो मैं बोलता हूं कि इसको एंगल, कितने एंगल पे इस पे अप्लाई किया गया है, इसको एंगल को अप्लाई किया गया 37 डिग्री पे, मान। मुझे इस 10 न्यूटन के ये जो वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, दिस इज माय फोर्स वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। इस फोर्स वेक्टर को मुझे यूनिट वेक्टर के टर्म्स पे लिखना है। कैसे लिखूं, सुने ध्यान से।
उसके लिए तरीका वही है पुराना वाला। आप क्या करोगे, इसके हेड से, हेड ऑफ द वेक्टर से आप एक परपेंडिकुलर खींचोगे, किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऊपर, जो आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। फील करें, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन है। फील करें, ठीक है। तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर खींचा, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, ऑन द एक्स एक्सिस, और यहां से दूसरा परपेंडिकुलर आप खींच रहे हो ऑन द वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ठीक। अब सुनो ध्यान से, इसका इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं आपको, सुने ध्यान से, इस पोर्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, लंबाई कितनी है, तो लंबाई निकालने के लिए आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। 37 डिग्री के पास में है एक्स एक्सिस, तो ये वाला पार्ट का लंबाई कितना हो जाएगा, 10 cos 37। cos 37 कितना होता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस। 5, ये 2 से कट गया, ये 8 न्यूटन इधर आ रहा है। एंड द कंपोनेंट विच इज अलोंग द वाई एक्सिस, ये 37 डिग्री जो है, 37 डिग्री से दूर वाला कंपोनेंट है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 10 sin 37, विच इज 10 into 3/5 मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो हुआ, ये कितना हुआ, ये हुआ 6 न्यूटन। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। क्या क्लियर है ये सबको? एवरीवन इज ओके विद दिस? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, समझ में आए? सर व्हाट इज द सरफेस इन दिस केस? सरफेस इज ग्राउंड। सपोज ग्राउंड में रखा गया है, ग्राउंड में रखा गया है, मान लो ग्राउंड में रखा गया है, ठीक है ना, ठीक, ग्राउंड में रखा गया और उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली ये मूव करेगा। तो ये फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स को हमें आई कैप और जे कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ये आपको बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वी शुड बी वेरी क्लियर एज टू हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। क्लियर है ये? ओके, अब देखिए ध्यान से, ये देखिए ये आया 8 न्यूटन। अब समझो, अगर मैं इसे, सुनना ध्यान से, मैं इसको एक अलग कलर से दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट अ फील। अगर मैं इसे एक वेक्टर बना दूं, तो वेक्टर के फॉर्म पे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे होगा। ट्रायंगल रूल अगर लगाऊं तो मैं वेक्टर को यहाँ पे प्लेस करूंगा, यहाँ पे हेड होगा, यहाँ पे टेल होगा, और अगर मैं पैरेललोग्राम रूल लगाऊं तो ये ऑरेंज कलर वाला वेक्टर यहाँ आ जाएगा। जैसे भी आप देखना चाहो, दैट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट, बट दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग। अब फील करें, तो ये जो फोर्स वेक्टर था 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड वाला, जो भी फोर्स वेक्टर था ब्लैक कलर के एरो से, क्या ट्रायंगल रूल से मैं उसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू ये हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर जो एरो में दिखाया गया, मैं स्पॉटलाइट से दिखा रहा हूँ, देखो ये हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर और ये वर्टिकल वाला वेक्टर, क्या इन दोनों का सम ये ब्लैक कलर वाले वेक्टर के बराबर होगा फ्रॉम ट्रायंगल रूल? I need a raise of hand because I need a consensus on this. Yes, we have understood it. क्या ये बात सबको समझ आई है? बोलना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ आई है? एवरीवन गुड। तो अगर ये बात समझ में आ गई है, सुने ध्यान से, अगर ये बात समझ में आ गई है, सुनो, ये जो along x एक्सिस वाला वेक्टर है, तो along x एक्सिस वाला एक वेक्टर है। इससे पहले तक हम उसका कंपोनेंट जब निकाल रहे थे तो हम उसका मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड थे। अभी क्या है, अभी एक वेक्टर है, तो वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। यस और नो? नाउ पुट योर हैंड्स डाउन, आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन। सुनो ध्यान से, ये जो ब्लैक कलर वाला एरो है, ये एक फोर्स वेक्टर है। ये ऑरेंज कलर वाला जो हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस वाला जो एरो है, ये एक वेक्टर है, और अलोंग वाई एक्सिस वाला जो एरो है, ये दूसरा वेक्टर है। क्या मैं बोल सकता हूँ, ये ब्लैक कलर वाला वेक्टर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर प्लस वर्टिकल वाला वेक्टर? दिस इज एज पर ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यस और नो? This is as per triangle rule of addition of vectors. ये black color वाला vector is equal to horizontal orange color वाला vector plus vertical orange color वाला vector, अगर triangle rule से देखने जा रहे हो तो। क्या क्लियर है ये? I hope everybody is okay with this. कोई खास बात नहीं है, हमें समझ में आता है। यस और नो? यस सर। अब फील करें, अब फील करें मैं जो बोल रहा हूँ। देखो, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन। ये जो 8 न्यूटन मैंने यहाँ पे निकाला है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो बात नहीं बनेगी, क्या डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो ये जो ऑरेंज कलर वाला एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर है, इसको मैं लिख रहा हूँ। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। यस और नो? क्या ये अपने को समझ में आता है? बोलना पड़ेगा दोस्त, ऐसे चुप रहने से बात नहीं बनेगी। क्या क्लियर है ये एवरीवन? यस। तो क्या मैं ये जो ऑरेंज कलर वाला वेक्टर है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 8 आई कैप? आपको बोलना पड़ेगा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 8 आई कैप? एवरीवन, 8 है मैग्नीट्यूड और आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यस। क्या ये सबको समझ में आ रहा है?
एवरीवन इज ओके विद दिस, कोई खास बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और ये जो वर्टिकल वाला वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? इसकी मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, और ये किस तरफ डायरेक्टेड है? ये वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है मान लो, तो ये कितना हो गया? यस यस यस, इट इज यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। व्हेन समबडी इज सेइंग दैट सर इसको ऐसे लिखना चाहिए, बिल्कुल सही। ये 8 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया एंड आई कैप, बिकॉज मैग्नीट्यूड में हमेशा एक यूनिट होता है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, very good, you are absolutely right Omkar. It should be 8 newton and I cap. Sorry, it's my mistake that I didn't put it. Logically we should put it 8 newton is the magnitude and I cap is the direction. क्या क्लैरिटी आई है? क्योंकि मैग्नीट्यूड में एक यूनिट होती है। क्या हमने ये बात समझी थी? जल्दी बोलो, क्या हमने ये बात समझी थी? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये जो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 6 न्यूटन इंटू जे कैप। तो जो मेरा फोर्स वेक्टर था, जो मेरा फोर्स वेक्टर था, ये जो 10 न्यूटन जिसकी मैग्नीट्यूड थी, ये जो फोर्स वेक्टर है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? दिस इज इक्वल टू 8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप। क्या मेरी बात समझ में? दिस इज नोन एज, जो अभी हमने लिखा, दिस इज नोन एज representation of a vector in terms of unit vectors. क्या बात समझ आई है? This is the meaning of representation of vector in terms of unit vector. क्या क्लैरिटी है? अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम वेक्टर को फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं किया। अब ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट है, ये जो 10 न्यूटन वाला वेक्टर। क्या क्लैरिटी है? आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल देखो, आपको क्लैरिटी आएगी। क्या ये इलस्ट्रेशन क्लियर है? एक एग्जांपल खुद से करोगे, अपने आप क्लैरिटी आएगी। क्लियर है ये? पक्का? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? आओ देखते हैं, आ जाओ। देखो नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ, फील करना। सपोज सपोज ये वॉल है मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। सपोज दिस इज द फोर्स वेक्टर, ऐसे लगा रहा हूँ मैं इस फोर्स वेक्टर को, दिस इज माई फोर्स वेक्टर, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये फोर्स वेक्टर है। Okay, there is one question, sir, how we will show resultant vectors in terms of unit vectors? I will tell you, just hold, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करें, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। होल्ड करना थोड़ा सा, फिलहाल हम थोड़ा जो कर रहे हैं वो पार्ट कर लेते हैं। सुने ध्यान से, ये ऐसा सिचुएशन है, मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ ये फोर्स वेक्टर बना रहा है एंगल ऑफ, सपोज आई से इट इज 37 डिग्री, और एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये है 20 न्यूटन, ठीक है। आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट एफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। ऐसे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। क्या आप इसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? क्या आप इसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? ठीक, ट्राई करो, जो सिखाया गया है उन सबको यूज करो कॉन्सेप्ट को, एंड ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। आई वांट ईच वन ऑफ यू, आपको पता है कि कभी भी 1 सेकंड होल्ड कर यार, अभी मत पूछना, अभी तू करना करना बिना पूछे कर, एक बार अकल लगा, अलगोरिदम बताया गया, अकल लगा, उसके बाद बात करेंगे। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ विदाउट एनी इंटरप्शन। चलो करो, सॉल्व करो फास्ट। एक्सेस डिसाइड करो, सब करो।
Okay, so I'm getting some answers, so let's try to understand first few things. एकदम पूरा नट बोल्ट सब बताऊंगा, फील करना। देखो मैंने जो सिखाया है वैसा ही मैं करवाऊंगा आपको अभी, ठीक है? सुने ध्यान से। सपोज मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे डिसाइड करता हूँ, फील करना। ये सपोज मेरा एक्स एक्सिस है, ये सपोज मेरा वाई एक्सिस है, और इधर माइनस एक्स एक्सिस है, तो इधर आई कैप आएगा, इधर जे कैप आएगा। एवरीबडी नीचे की तरफ माइनस जे कैप आएगा, इस तरफ माइनस आई कैप आएगा। एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को सुने ध्यान से, इस वेक्टर को, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को सुनना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को, इसका टेल को मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले जाके रख दूंगा। ऐसे रख रहा हूं मैं, देख ध्यान से। सबसे पहले बोलना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाके मैंने इस वेक्टर को यहाँ पे पटक दिया। ये मेरा ओरिजिन है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पहली बात तो मैं सबसे पूछूंगा, कैन आई डू दिस? कैन आई डू दिस? ये आपको फील होना चाहिए, बिकॉज वेक्टर इज ऑल अबाउट दिस। आपको एक वेक्टर को ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे लाना पड़ेगा, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एवरीबडी इज ओके विद दिस, राइट? हम ऐसा कर सकते हैं, राइट? एवरीवन, एवरीवन, नॉट अ सिंगल गाय और गर्ल इज हियर हु इज हैविंग प्रॉब्लम इन दिस, राइट? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है तो अभी पूछो भाई, मैं बाद में रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा। सर प्लीज रिपीट। गुड। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो वेक्टर था, मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर लिया। मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्म में चाहिए ये, ठीक है ना? या अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर सरफेस चाहिए, जैसा भी बोल लो, दोनों सेम है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना ओरिजिन सिस्टम डिसाइड किया और इस वेक्टर को ओरिजिन सिस्टम में शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन पे ले जाके रख दिया। एंश्योर किया दो चीजें, क्या? जो इसका टेल से हेड की लेंथ है वो सेम है रहे, और टेल टू हेड की डायरेक्शन सेम रहे। जब हमने ऐसा कर दिया, ऐसा किया, तो हमने ये एंश्योर किया कि जो टेल है वो उसी लाइन पे आ गई जिस पे हमें इसका कंपोनेंट चाहिए। क्या यही था फर्स्ट स्टेप, कि वेक्टर को उस लाइन पे लाके उसका टेल रखिए जिस लाइन के ऊपर हमें उसके कंपोनेंट्स चाहिए? यस और नो? यस यस। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर हमें यहाँ पे के कैप रखना चाहिए ना। तो लॉजिकली स्पीकिंग, ये जो वॉल होता है एक्स वाई और जेड, ये जेड होता है, तो मैं यहाँ पे इसको जेड कर देता हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग सो, बट फिर भी मैंने इसको जे कैप रखा था, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप के कैप कर दो। क्या क्लैरिटी है? ये इधर के कैप और इधर के कैप माइनस के कैप, क्या क्लैरिटी है ये? क्योंकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में मैंने एक्स एक्सिस लिया है, और वर्टिकल में मैं के कैप ले रहा हूँ, क्योंकि वॉल जो होता है ये जमीन के ऊपर इस टाइप से होता है। ये जमीन है, जमीन के ऊपर ऐसे लाई होता है। जमीन के ऊपर मेरे एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, और जेड एक्सिस ऊपर होता है। तो वॉल के ऊपर तो ऐसे ही लाई करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? और मैंने वॉल के ऊपर ऐसे, वॉल के ऊपर लगाया, ऐसे लगाया, तो मेरा जो फोर्स है वो एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, जिसको मैंने एक्स एक्सिस माना है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? फील कर पा रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं है? कंपोनेंट्स एंड रिजोल्यूशन इज वन एंड द सेम। बिल्कुल सही, उसमें कंफ्यूज मत करो। कंपोनेंट्स निकालना, रिजॉल्व करना, दोनों सेम चीजें हैं। मतलब एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है ना? कभी कभी रिजोल्यूशन यूज होगा, कभी कभी कंपोनेंट्स, मतलब कॉम्पोजिशन, कंपोनेंट्स निकालो ऐसे बोलेंगे। दोनों का मतलब सेम, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होने का। क्लियर है? क्लियर है? सर आपने जे कैप क्यों लिया, वो आप बताओ। जे कैप देखो, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है, सुनो ध्यान से, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है, ठीक है ना? इसको मैंने आई कैप और जे कैप ले लिया था, तो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में भी तुम लिख सकते हो इसको। तुम ये इस डायरेक्शन को जे कैप ले लो, इस डायरेक्शन को आई कैप ले लो, तो तुम ऐसा लिख सकते हो। बट लॉजिकली स्पीकिंग, जो मैंने सिखाया था आपको, कि अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लोगे, तो ग्राउंड पे आपके एक्स और वाई एक्सिस आते हैं ना, और परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है? जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है ना। तो वॉल जो होता है, वॉल तो जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे रहेगा ना, जमीन के ऊपर ऐसे ऊपर जाएगा ना जमीन से वो, तो ये जेड एक्सिस हुआ, राइट? तो ये जेड एक्सिस हुआ। क्या समझ में आया? अरे बोल भाई, तो विजुलाइजेशन करना है ना भाई थोड़ा सा, है ना? क्लियर है ये? हाँ। अब सुनो, अब सुनो, लंबा चौड़ा लिख रहा है बेटा, थोड़ा पूछो यार। सर हेयर can't we draw perpendicular from tail on the horizontal? We can draw. I've told you, listen, we can draw, but I've told you that initially follow the process that I have taught you. Later on, as you will mature in this subject, you will understand more and you will be able to apply more.
लेकिन अभी अगर मैं ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, 50 तरीके बोलता जाऊं, तो फिर तुम अल्टीमेटली कंफ्यूज ही होगे। इसीलिए मैंने एल्गोरिदम में ऐसा नहीं बोला है कि टेल से भी आप परपेंडिकुलर पूछो। मैंने पहला स्टेप क्या दिया है, टेल को उस लाइन के ऊपर ले आए जिसमें मुझे कंपोनेंट्स निकालने हैं। मैंने यही सिखाया। आप हेड से भी, आप टेल से भी परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, ठीक है। बट फिलहाल मैंने क्या बोला है, जो सिखाया गया है उसे मास्टरी करो दोस्तों। मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं बता रहा हूं। ज्यादा अभी जो चीज बोल रहा हूं उसे पहले उसको अच्छे से समझो और बाद में उसके अंदर आप चेंजेस करो, ठीक है। अब सुने ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं। ये परपेंडिकुलर मैंने खींचा, ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है और ये हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये इधर चला गया, ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। ये 37 डिग्री हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आता है कि इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 20 cos 37 डिग्री। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे 20 cos 37 डिग्री मतलब 20 इंटू 4/5, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 60 न्यूटन आ जाएगा। और ये वाला कितना आ जाएगा, दिस वन विल बी 20 sin 37, sin 37 मतलब 3/5, 20 इंटू 3/5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन। ये 12 न्यूटन मैग्नीट्यूड आएगा। अब इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, जो फोर्स वेक्टर था उसको कैसे लिखें, सुनो ध्यान से। जो एक्स एक्सेस की तरफ है, देखो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 16 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन क्या है तुम्हें लिखनी पड़ेगी। एंड जो जेड एक्सिस की तरफ है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है तुम्हें लिखना पड़ेगा, और उसकी डायरेक्शन किधर है तुम्हें लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। बोलो, लिख सकते हो। 16 न्यूटन मैंने लिख दिया है, डायरेक्शन बोलो तो माइनस आई कैप। क्या ये सबको समझ में आया है। और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो कितना है, 12 न्यूटन, और उसका कितना है, उसका यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में कितनी है, के कैप। क्या ये बात समझ में आई है। तो आपका फोर्स वेक्टर जो आया, ये आया -16 न्यूटन आई कैप प्लस 12 न्यूटन के कैप। ये आपका फोर्स वेक्टर आया। क्या मेरी बात समझ में आई है। ये आपका फोर्स वेक्टर आया। क्या क्लियर है ये, क्या क्लियर है। सर बट यू टोल्ड टू रिप्रेजेंट द आई कैप एंड जे कैप इन क्वेश्चन, बट यू टोल्ड टू रिप्रेजेंट आई कैप एंड जे कैप इन क्वेश्चन। सॉरी, दिस इज द वर्टिकल वेक्टर, मेक इट के कैप प्लीज। कंफ्यूज मत हो, इसको के कैप करो। आई कैप और जे कैप के, इसको अगर के कैप की जगह पे जे कैप ले लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इंटरप्रिटेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैन वी ऐड आई कैप एंड जे कैप, नो यू कैन नॉट ऐड आई कैप एंड जे कैप। मींस what is the meaning of adding I cap and J cap? Yes, you can add I cap and J cap. I cap and J cap are the unit vectors. तो I cap and J cap ऐड करोगे तो it is unit vector, you can add it. इसका क्या रिजल्ट आता है मैं बताऊंगा, एक सेकंड। क्या ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है। इधर उधर मत भागो मेरे दोस्तों, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। यस, टू फॉर्म रिजल्टेंट, यस यू कैन डू, यू कैन डू। क्या क्लियर है ये, क्या बात समझ में आई है। हाँ, इधर उधर भागोगे, जो क्वेश्चन पूछो उससे इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछोगे तो आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द क्लास दैट वे, इट विल वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द क्लास, ठीक है ना। तो आपको फ्री मौका दिया जाएगा अपना सवाल पूछने का, उस टाइम पे अपना सवाल पूछना। अभी जो मैं बोल रहा हूं क्या वो समझ में आया, क्या क्लियर है ये। तो वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, और क्या आप ये समझ पाए कि कैसे करना होता है। क्या क्लैरिटी है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो अब समझने वाली बात क्या है, सुनो ध्यान से। समझने वाली बात है कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सपोज सुनो ध्यान से, देखो मैं आपको एक केस दे रहा हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज ये इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड के प्लेन में मैंने एक सर्कल बनाया, फील करें। इस सर्कल पे किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पे है, विच इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और यहां पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस प्रकार है। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। ये बोला गया है कि इस वेलोसिटी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। मैं फिर से बोल देता हूं, सर्कल इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कंफ्यूज मत होना।
सर्कल वर्टिकल प्लेन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और हॉरिजॉन्टल सर्कल है, मतलब समझ रहे हो ना, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मतलब आपने स्टोन को एक एंड से बांध दिया और उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे घुमा रहे हो, वर्टिकली नहीं, वर्टिकली ऐसे घूमेगा, हॉरिजॉन्टली घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, समझें, ताकि आपको आई कैप, जे कैप और के कैप में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये क्लियर बता रहा हूं। क्या क्लियर है? अब आपको क्या करना है, सुने, आपको बताना है कि रिप्रेजेंट दिस वेक्टर, represent v vector in I cap and j cap in terms of unit vector in I cap and j cap format। क्या आप लिख सकते हो? ट्राई करो, ट्राई करो, कैसे लिखोगे आप? 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सबको अकल लगानी है, बताओ तो कैसे लगाओगे अकल, फास्ट, सब लोग ट्राई करें, और एवरीबडी शुड बी एबल टू डू दिस। ऐसा ऐसा कुछ भी खास नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डरो मत। ओके, ओके, ध्यान से देखना, आई कैप और जे कैप में गड़बड़ मत करना। क्या आई कैप और जे कैप दोनों पॉजिटिव आएंगे या कोई नेगेटिव में भी आएगा? गुड, 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 मेरे को एक आंसर सही दिख रहा है, गुड। देखो, सबसे पहला काम, सुने ध्यान से, सपोज आपने यहाँ पे ओरिजिन माना है, इस पॉइंट को आपने ओरिजिन माना, ठीक है, सर्कल के सेंटर को। अगर आपने सर्कल के सेंटर को ओरिजिन माना है, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, बोले? सबसे पहला काम आपका क्या होगा, बोले, प्लीज टेल मी। आई वॉन्ट समवन टू स्पीक, बहुत देर हुआ किसी ने कुछ बोला नहीं है, सो आई नीड अ फील एंड पल्स ऑफ द क्लास। सबसे पहला काम क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 16 माइनस जे कैप एंड 12 आई कैप इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक पूछ रहा हूँ, देखो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर के टेल को हमें कहाँ लाना पड़ेगा, इस वेक्टर के टेल को हमें लाना पड़ेगा उस लाइन के ऊपर जिसके ऊपर हम कंपोनेंट्स लेना चाहते हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक, ठीक। तो ये हम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को हमें, मान लो मैंने शिफ्ट करके इसको ओरिजिन पे ले आया, क्या मैं ये सब काम कर सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको उठा के मैंने यहाँ पे पटक दिया, क्या क्लैरिटी है ये? और ये आपको बार 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 करना पड़ेगा, इसकी फील आपको आनी चाहिए। क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार ऐसा हमने कर दिया तो अब हमारा वेक्टर ओरिजिन पे आ गया। अब मुझे इसके हेड से इन दोनों एक्सेसेस के ऊपर परपेंडिकुलर खींचना था, खींच दिया मैंने। अब समझे, ये वाला, ये देखो, ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बिकॉज ये इस टाइप से है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, ये 90 है, ये 37 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस एंगल? देखो, ये लाइन और इस लाइन के, देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज समझाई थी, ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, या फिर ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल 37 डिग्री है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, क्या ये भी 37 डिग्री आ जाएगा? क्या मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल, सॉरी थोड़ा सा ये छोटा हो गया, शायद आपको दिख ना रहा हो, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूँ, और ये देखो, फील करना, मैंने आपको ये सिखाया था कि कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल अगर 37 डिग्री है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी 37 डिग्री होगा, यस और नो? तो क्या ये 37 डिग्री है? देखो देखो देखो, ये वाला लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच का एंगल क्या है? 37। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका परपेंडिकुलर लाइन ये है, फील करें, और ये जो लाइन है, जो रेडियस है, इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है जहां पे आपका वेलोसिटी वेक्टर गया हुआ है, ये वाला लाइन, ध्यान से देखना। तो अगर इनके बीच का एंगल 37 डिग्री है तो इनके बीच का भी एंगल 37 डिग्री होगा, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, याद करो, सिखाया था, यस। अब सुनो, ये 37 डिग्री हो गया, वैसे कंपोनेंट लेने हैं, इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 20। ये जो जो पार्ट है, ये वाला, सुनना ध्यान से,
ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट इज क्लोज टू एंगल 37 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बड़े से, इज इट 12 cos 37 डिग्री, पूरा लिख रहा हूँ। 12 cos 37 मतलब 12 इंटू 4/5। क्या मेरी बात समझ में आई है? सॉरी, हाँ 12 नहीं 20, 20 क्लैरिटी है ये। 20 cos 37, तो इट इज 20 इंटू 4/5, ये 4, क्या ये 16 आएगा? इज दिस 16 मीटर पर सेकेंड? और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये देखो, ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा 20 sin 37। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 20 sin 37 इज 20 इंटू 3/5 विच इज 12। क्या क्लैरिटी है ये? अब देखो, अब इसे हमें कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। देखो ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। एक सेकंड, क्या इसमें अभी किसी सबको क्लैरिटी है कि ये y एक्सिस और x एक्सिस है? सर टू ब्रिंग एट ओरिजिन इज इट कंपल्सरी? यस, दैट विल गिव यू अ गुड क्लैरिटी। या फिर इधर आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए दो तरीके होते हैं, आप बेसिकली दो तरीकों से इसको कर सकते हो। मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले यहाँ पे कुछ बेसिक लिख देते हैं, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कुछ बेसिक यहाँ पे लिखते हैं, बोलना तुम्हें समझ में आया कि नहीं, है ना? बोलना दोस्तों। ये देखो, फील करना, फील करना, मस्त चीज बता रहा हूं मैं, है ना? इधर सुनना। यस यस यस, दैट्स व्हाट सुनो। सो 20 sin 37 तो 20 तो ये हो गया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक्स एक्सिस की तरफ वाला जो वेक्टर आएगा, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 12 न्यूटन, सॉरी, हाँ 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी। इसका यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे, प्लस दूसरा जो मैग्नीट्यूड है वो है 16 मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे। बोलिए 12 मीटर पर सेकेंड का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप। और 16 मीटर पर सेकेंड का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से फोकस करो। ये जो आपका वेक्टर है, ये वेक्टर जैसे पॉइंटेड है, इसका ये एक वेक्टर बनेगा और दूसरा वेक्टर ऐसे बनेगा अगर ट्रायंगल रूल फॉलो किया तो, और अगर पैरेललोग्राम रूल फॉलो किया तो यहाँ पे आ जाएगा। सो ये ब्लैक कलर वाला हॉरिजॉन्टल वेक्टर एंड ब्लैक कलर वाला अलोंग वाई एक्सिस वाला वेक्टर का सम, क्या ये रेड कलर के वेक्टर के बराबर है? तो ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। इसका मैग्नीट्यूड 12 मीटर पर सेकंड है और इसका डायरेक्शन किधर है? आई कैप की तरफ, इसीलिए 12 मीटर पर सेकंड आई कैप हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत ही गंदा रेस्पॉन्स। क्या समझ में आई है? बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है? बोलिए हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है? ये 12 मीटर पर सेकंड आई कैप हुआ। क्या क्लियर है ये? यस, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। एंड 16 मीटर पर सेकंड माइनस जे कैप, ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, आप सुने ध्यान से आप, ठीक है? सर वाई जे कैप, अरे हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन से वो एक्सेसेस होते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाई जे कैप पूछ रहे हैं। सर कैन वी राइट जे कैप फर्स्ट? यस यू कैन राइट जे कैप फर्स्ट। अभी पहला चीज है कि जे कैप क्यों, पहला चीज है जे कैप क्यों, ठीक है ना? ये आपका सवाल है। पहला चीज है कि जे कैप क्यों, तो जे कैप क्यों, ये जो सवाल है, ठीक है ना? सुनो सुनो सुनो, पहले मेरे बात सुनो। जे कैप क्यों? क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन से एक्सेस आते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सेस, तो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, और वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। क्या क्लियर है ये? क्या क्लियर है ये? यू डू अंडरस्टैंड इट? सो दिस इज व्हाट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। क्लियर है ये? पक्का? कोई इशू नहीं है? समझ में आ रही है बात? राइट? ओके ओके, क्लियर है ना? पक्का 100%? कोई इशू नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? राइट? यस। तो ये हुआ। अब सुनो ध्यान से, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, मैं इसको एक दूसरा तरीके से करके बताता हूँ ताकि आपको फील आए, समझे। फिर से मैंने वही आपका, है ना, ये वेक्टर लिया, सॉरी ये सर्कुलर पाथ लिया, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्चुअली ये जो सर्कल है, ये सर्कल कुछ ऐसा है, फील करें प्लीज। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये सर्कल कुछ ऐसा है, समझे? इसको बनाया है मैंने, ऐसा है, ऐसा एक्चुअली में ये है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
अब फील आई, इसको बनाया ऐसे है, क्या क्लियर है ये? बनाया ऐसे है, क्या क्लियर है ये? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से अभी, ठीक है, सुनो ध्यान से अभी। ओके ओके ओके, अब देखो, अब आपका, मैंने क्या बोला था आपको, ये देखिए, ये आपका वेक्टर था, ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये लिया था मैंने। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर क्या मैं ओरिजिन को, क्या मैं, मुझे वेक्टर को यहीं पे शिफ्ट करना जरूरी है? एक तरीका है कि आप वेक्टर को ओरिजिन पे शिफ्ट करो। सपोज ओरिजिन आपने यहां माना था पहले केस में, लास्ट केस में, अभी आप क्या कर रहे हो, आप ओरिजिन यहां मान रहे हो। सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, ओरिजिन आप कहीं पे भी मान सकते हो। सपोज आपने ओरिजिन यहां माना, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया ओरिजिन। देखो ध्यान से, फील करो, लास्ट मैंने प्रीवियस जो आपका मेथड था उसमें आपने ओरिजिन माना था सर्कल के सेंटर पे, अब आप ओरिजिन मान रहे हो यहां पे। तो जब आप यहां पे ओरिजिन मानोगे तो समझना, ये एंगल 37 डिग्री था, ये 37 डिग्री हुआ। देखो ध्यान से, ये वेक्टर और सॉरी ये लाइन और ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस के बीच में 37 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर है ये वाई एक्सिस, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी वेक्टर। तो ये जो एंगल है, इनके बीच का एंगल भी 37 डिग्री होगा, दिस एंगल विल बी 37 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? ध्यान से देखो, ये एंगल भी 37 डिग्री ही आया था, तो सब कुछ वैसा ही फिट बैठ रहा है, ध्यान सुनना। अब क्या करोगे, अब आप परपेंडिकुलर खींचोगे यहां से इसके ऊपर, यहां से इसके ऊपर, तो आपको ये वाली लंबाई चाहिए और आपको ये वाली लंबाई चाहिए, ये दो लंबाई आपको चाहिए। तो ये लंबाई क्या होगी बोलो, ये लंबाई क्या होगी बोलो? ये लंबाई हो जाएगी 20। देखो ये जो लंबाई है, दिस वन विल बी, देखो ये 37 डिग्री के करीब है, तो दिस लंबाई विल बी 20 cos 37। cos 37 कितना होता है, 4/5, तो ये आ गया 16। और ये आ जाएगा 20 sin 37। sin 37 कितना होता है, 3/5, तो ये कितना आ गया, 12। क्या फील है? क्या फील आई है? पक्का 100%, कोई इशू नहीं है। अब इसको आप आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो, बहुत आसान है। तो आपका वेलोसिटी वेक्टर आपको आता हुआ नजर आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो अपना रेगुलर ब्रैकेट है उसमें मैं डायरेक्शन लिखूंगा। सब लोग ध्यान से देखो और बताओ क्या सेम आ रहा है? तो ये 12 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा मैं आई कैप, और ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप। क्या आंसर सेम आया? इसका मतलब मुझे ओरिजिन सर्कल के सेंटर पे माननी है ऐसा जरूरी नहीं है, मैं ओरिजिन कहीं पे भी मान सकता हूं इस प्लेन पे। ओ माय गॉड, कहीं पे भी, मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप, मैं बता रहा हूं। सपोज कोई बच्चा बोले मैं ओरिजिन यहां मानूंगा, मान ले भाई। सपोज किसी बच्चे ने बोला मैं ओरिजिन यहां मानूंगा, ये सब में मैं मानने वाला ही नहीं हूँ, यहाँ ओरिजिन मानूंगा, मान ले। अगर यहाँ ओरिजिन है तो इस वेक्टर को उठा के तेरे को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो तू क्या करेगा, तू यहाँ से एक लाइन खींचेगा जो कि इसके सपोर्ट के पैरेलल है। फील करना, क्या समझ आ रही है? क्या पूरी क्लैरिटी है? और इसको उठा के तू इस सपोर्ट के ऊपर पुट कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से अगर तू ध्यान देगा, तेरा आंसर वही आएगा। क्या फील आई है? कंप्लीट फील, बोल हाँ या ना। क्या समझ आई है बात? कंप्लीट फील, बोल हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है ये? तो किसी भी वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखना क्या तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, या फिर तुम्हारे लिए इट्स अ केक वॉक? डिड यू अंडरस्टैंड इट? कैसे लिखना है किसी भी वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में? सर यूज यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप, यूनिट वेक्टर along x y and z axes are i cap and j cap and k cap। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट। पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। क्या ये वाला चीज क्लियर है? थोड़ा फास्ट प्लीज। क्या ये चीज क्लियर है? आई नीड अ रेस्पॉन्स। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्ट आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको ओरिजिन कहां पे रखना है। आप ओरिजिन कहीं पे भी रखो, आपकी मर्जी, आपका आंसर सेम आएगा। क्या ये बात फील के साथ आपको समझ में आई है? समझ में आई है? कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत बढ़िया। अब देखो, अब फील करो इसको मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो देखो, अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, ये बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो, हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा है दो वेक्टर का बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल, ये हमने सीखा है। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट निकालना है। सपोज मैंने इनको ऐसे अरेंज किया है, तो ऐसे अरेंज किया है तो ये दो वेक्टर में कौन सा रूल लगाऊं टू गेट द रिजल्टेंट? वी हैव टू अप्लाई पैरेललोग्राम रूल, बिकॉज मैंने दो वेक्टर को कैसे रखा है? टेल टू टेल रखा है। तो मैं पैरेललोग्राम रूल यूज करूंगा और इनका रिजल्टेंट लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक। और ये मान लो मैं बोलता दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कितना आता? इट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या मेरी बात समझ आई है सबको? एवरीवन इज ओके विद दिस? कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर प्लीज रिपीट। ओके, हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे दो वेक्टर ऐड करनी है, तो दो वेक्टर ऐड करने के लिए मेरे पास क्या रूल अवेलेबल है? आई हैव पैरेललोग्राम रूल या ट्रायंगल रूल। तो अगर मैं पैरेललोग्राम रूल यूज करता हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने के लिए, दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। सपोज ये मैं निकाल लूंगा, इसका फॉर्मूला क्या अवेलेबल है हमारे पास? अवेलेबल है फॉर्मूला, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और और इसका जो एंगल होता है, ये एंगल कैसे निकालते हैं? इसका एंगल मैंने आपको रटवाया था, आपको समझ में आता है। tan अल्फा क्या हो जाएगा? इट विल बी, ये एंगल मान लो दोनों के बीच में थीटा एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, टेल टू टेल रखा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यू नो इट विल बी tan अल्फा विल बी a sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा, ये अल्फा भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये दो निकालते वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, मान लो अभी हमें क्या किया गया, हमें मान लो अभी तीन वेक्टर दे दिए। सुनना, फील करना। सपोज एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, और मान लो और एक वेक्टर है इधर, ऐसा। ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, मान लो ऐसा सिचुएशन। तो अब हम क्या करेंगे, ये इनके बीच का एंगल थीटा है मान लो, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल मान लो कुछ अल्फा है, एंड ऑल दोस थिंग्स आर प्रोवाइडेड। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा पैरेललोग्राम रूल के हिसाब से। दिस इज माय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये कुछ एक एंगल अल्फा पे आएगा, अल्फा नहीं बीटा पे आएगा मान लो, ये कुछ एक एंगल बीटा पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्टेंट आया, इस रिजल्टेंट को पिक करेंगे और ये सी वेक्टर को पिक करेंगे, इनके बीच का एंगल आ जाएगा अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा। फिर से हम यहाँ पे पैरेललोग्राम रूल लगाएंगे। तो ये पैरेललोग्राम रूल लगाना अभी उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके रिजल्टेंट निकालना है, फिर वो tan बीटा वाला या tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगा के ये एंगल बीटा निकालना है। उसके बाद फिर मुझे दो वेक्टर मिलेगा, सी वेक्टर और a प्लस बी वेक्टर जो हमने निकाला रिजल्टेंट। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में फिर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम रूल। So just think, if we are having four vectors, then this process will become more and more cumbersome. Are you getting a feel? This process will become more and more cumbersome. Means ये उतना easily हम handle नहीं कर पाएंगे। आएगा रिजल्ट अपना, बट बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो इट्स अ cumbersome process. तो इसको अगर हमें ईज आउट करना है, तो हमें कैसे ईज आउट करना पड़ेगा? वो हम ईज आउट कर सकते हैं अगर हम वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करें या कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, और फिर उन वेक्टर्स को उनका रिजल्टेंट निकालें या ऐड करें, जैसा भी है। क्या मेरी बात समझ में आई है? Am I able to introduce the problem that will be faced if we are going to add a large number of vectors by using the usual method of addition of two vectors? क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आया? कुछ समझ नहीं आया? सुनो ध्यान से, प्लीज फोकस करना सीखो गाइस। These are the new methods, you are not in a class. So if you just lose track, it will be difficult. So please focus. Yes. What I am saying is that suppose आपको दो वेक्टर दिया गया और आपको ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल लगा के उनका आपको क्या निकालना है? उनका आपको
रिजल्टेंट निकालना है। क्या आप रिजल्टेंट आसानी से निकाल पाओगे? क्या आप रिजल्टेंट आसानी से निकाल पाओगे? बोलो हाँ या ना। क्या आप रिजल्टेंट आसानी से निकाल पाओगे? हाँ, रिजल्टेंट हम आसानी से निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये दो वेक्टर्स का हमें सम पता है, हम अल्फा वाल्फा सब निकाल सकते हैं, सो नॉट अ बिग डील, राइट। लेकिन अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स दो से ज्यादा हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, देन द सिचुएशन विल बिकम अ लिटिल बिट टफ, बिकॉज हमें दो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे, उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर उस रिजल्टेंट से तीसरे वाले वेक्टर का फिर से रिजल्टेंट निकाला जाएगा, फिर उस रिजल्टेंट से चौथे वाले वेक्टर का, एंड लाइक दिस द प्रोसेस विल बिकम कम्बर्सम। मोर ओवर इनके बीच का एंगल भी मुझे सेपरेटली निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग tan अल्फा, सो दैट मैं इनके बीच का इफेक्टिव रिजल्टेंट और तीसरे वेक्टर के बीच का एंगल निकाल पाऊं, फिर जो रिजल्टेंट आया उससे चौथे वेक्टर का एंगल निकाल पाऊं। सो दीज आर कम्बरसम प्रोसेस। समझ में आई है? इजी नहीं होगा, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस होते हैं। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जब भी हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालेंगे, हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? हम कंपोनेंट फॉर्म यूज करेंगे। क्या क्लैरिटी है? हम कंपोनेंट फॉर्म यूज करेंगे। क्या क्लियर है? अब समझो और इस चीज को फील करो। देखो, दो वेक्टर ऐड करना, सुनना ध्यान से, हमें इजीली क्या पता है? व्हाट इज द इजी वे आउट फॉर अस व्हेन वी आर एडिंग टू वेक्टर्स? इजी वे आउट है, इजी वे आउट फॉर एडिंग वेक्टर्स, सुनना ध्यान से, कि अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, या दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, these are the these are the you know कंडीशंस। ये अगर ऐसे कंडीशंस में वेक्टर हो तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना सबसे आसान होता है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें? मान लो मैं इसको बोलता हूं दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और इसको मैं बोलता हूं दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। समझे? तो रिजल्टेंट मैं कैसे निकालूं? तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा, फील करना, रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे हो जाएगा, इट विल बी ए वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ये मेरा रिजल्टेंट आएगा। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा? यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा बी वेक्टर का मॉड्यूलस माइनस ए वेक्टर का मॉड्यूलस, फिर इसका मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस मतलब वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन साइन। मैंने बताया था ना, मुझे पता नहीं कि कौन बड़ा है, ए वेक्टर बड़ा है या बी वेक्टर बड़ा है, ठीक है ना? समझ में आया? तो बी वेक्टर का मॉडुलस माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट मतलब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। रिजल्टेंट मींस आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। मैंने बताया था आपको, साइन जब आती है तो वो डायरेक्शन बताती है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू पे हम इंटरेस्टेड है। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। आप सब ये बात समझ सकते हो कि a वेक्टर का मॉड्यूलस कैन बी रिटन एज a एंड b वेक्टर का मॉड्यूलस कैन बी रिटन एज b। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको आप लिख सकते हो b माइनस a का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यू आर इंटरेस्टेड इन द साइन एंड नॉट, सॉरी, मैग्नीट्यूड एंड नॉट इन द साइन। और यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या क्लैरिटी है? क्या बात समझ में आ रही है? तो इजी वे आउट फॉर एडिंग ऑफ टू वेक्टर्स इज दिस। अब हमारा टास्क क्या होगा? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अगर हम, सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, इफ वी आर एबल टू रिजॉल्व मोर देन टू वेक्टर्स in rectangular component form, in rectangular component forms, then we can find resultant easily. We can find resultant easily by using any one or combination of above three, above three cases. मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं, इसको एक बार लिख लो प्लीज, write it down, just write it down. I will explain each and everything, you don't worry, write it down, just take a minute and write it down. It should be in your copy, right? बढ़ जाऊं आगे?
बढ़ जाऊं आगे, सबने लिख लिया, लिख लिया, व्हाट्स द टाइम, बढ़ जाऊं आगे, रेस्पॉन्ड नहीं करते हो यार तुम लोग, बढ़ जाऊं आगे, इज इट डन, क्लियर है? अच्छा अब सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, देखो देखो, अब सुनो सुनो, अब फोकस करो ना, फोकस, लिसन टू, सपोज, सुने ध्यान से, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, फील करना, एक ऑब्जेक्ट है और ये एक्स वाई प्लेन में है, मैं बोल दे रहा हूँ दिस ऑब्जेक्ट इज इन एक्स वाई प्लेन, तो मैं जो भी फोर्सेस बना रहा हूँ एक्स वाई प्लेन पे बना रहा हूँ। ये एक फोर्स लगा इसके ऊपर 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड का एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और दूसरा फोर्स इसके ऊपर लगा 5 न्यूटन फोर्स अलोंग, सो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा है वाई एक्सिस, मैंने आपको एक्सिस भी दे दी है, ठीक है ना? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये आप ग्राउंड प्लेन में ऐसे फील करो, फील करो ये आपका ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें आपके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये देखो, अब फील आ रही है, ये एक्स है ये वाई है, फील आ रही है? यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ और दूसरा फोर्स लग रहा है इस तरफ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसी को मैंने दिखाया है ऐसे, क्या फील आ गई है? ऐसे ही मोस्ट केसेस में आपको दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन, लेकिन ऐसा डायग्राम बनाया हुआ आपको किताब में नहीं मिलेगा, आपको ये वाला डायग्राम बनाया हुआ किताब में मिलेगा, एक्स और वाई एक्सिस ऐसे बना देंगे, क्या फील आई है? ठीक, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है बाय यूजिंग द कंपोनेंट मेथड, ठीक है? कंपोनेंट मेथड करेंगे तो क्या करेंगे, सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का, ये वेक्टर का टेल है, टेल लिख दो यहाँ पे, ये ओरिजिन पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन पे है, ये मेरा ओरिजिन मान रहा हूँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो ये वाला जो पार्ट हुआ, सुनना ध्यान से, ये वाला जो पार्ट हुआ, इस पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ बेटा जी, और ये वाला जो पार्ट हुआ, इस पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ बेटा जी, आपको बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलें क्विकली। 10 cos 37 आएगा नीचे वाला, वेरी गुड। 10 cos 37 कितना होता है, 10 इंटू 4/5, cos 37 4/5, 10 इंटू 4/5 मतलब ये 8 न्यूटन आ रहा है, वेरी गुड। और ये वाली मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है, ये वाली मैग्नीट्यूड आ रही है 10 sin 37, sin 37 3/5, इट इज 6 न्यूटन, वेरी गुड। क्या क्लैरिटी है ये आ गई। अब सुनो ध्यान से, सुनो, जब आप किसी भी वेक्टर को फील करें, मैं जो बोल रहा हूं, गुड, बहुत से लोगों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, सुनना ध्यान से, जब आप किसी भी वेक्टर को, सुनना ध्यान से, जब आप किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट वेक्टर्स के फॉर्म में रिजॉल्व कर देते हो तो ओरिजिनल वेक्टर को आपको कैंसिल करना पड़ता है, मतलब ओरिजिनल वेक्टर की जगह पे आपने दो वेक्टर ले लिए। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, ये देखो, इस वेक्टर, इसको मैं फर्दर मॉडिफाई करूंगा, मैं अपना सिस्टम एक्सेसेस बना लूंगा, फील करना, क्या आपको पूरी चीज, सॉरी, क्या आपको पूरी चीज समझ में आई है, फील करो, आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये पूरा समझ में आया है, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फील करना। ये देखो, ये इधर का जो फोर्स है, इधर 6 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन है, सुनना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इधर जो मेरे को वेक्टर मिला है वो है 6 न्यूटन का, और इधर जो मुझे वेक्टर मिला है वो है 8 न्यूटन का, और इधर जो मुझे वेक्टर मिला है नीचे की तरफ वो है 5 न्यूटन का, फील करें। अब अगर मैं इन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालूं, एक तीसरा मैं और एक बार डायग्राम बना देता हूँ, फाइनल डायग्राम, फील करें। ये जो y एक्सिस की तरफ 6 न्यूटन y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस की तरफ, और 5 न्यूटन नीचे y एक्सिस, मतलब नीचे माइनस y एक्सिस की तरफ जो है, इफेक्टिव ये आ जाएगा 6 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, दैट इज 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन इधर आएगा, क्या फील आ रही है आपको? हाँ, ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ आएगा, और ये 8 न्यूटन ऐसे का ऐसा यहीं पे रहेगा, क्या क्लैरिटी है ये? वाह, क्या बात है। अब देखो ये दोनों वेक्टर देखो कैसे हैं, टेल टू टेल हैं क्या? हाँ। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है आपको, क्या आप पैरेललोग्राम रूल लगाओगे क्या? हाँ। तो पैरेललोग्राम रूल लगाएंगे तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा √65।
और ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 1 और बेस है 8, सो tan थीटा इक्वल टू 1/8 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? सर हाउ डू यू गेट 5 न्यूटन? 5 न्यूटन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड ना, कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है 10 न्यूटन 37 डिग्री एंगल की पे, और दूसरा लग रहा है 5 न्यूटन वाई एक्सिस की तरफ, ऐसा लग रहा है दो फोर्सेस। मान लो एक एक बॉडी था, इस बॉडी के ऊपर दो स्ट्रिंग बांध दिया, एक आपके दोस्त खींच रहा है 37 डिग्री 10 न्यूटन 37 डिग्री एंगल पे, और दूसरा खींच रहा है अलोंग वाई एक्सिस, खींच सकते हैं ना ऐसे। तो ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, उनका रिजल्टेंट निकालना था। क्या आपको कंपोनेंट मेथड समझ में आया? सर हाउ डू यू गेट 5 न्यूटन? डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डू आई गेट? इट वाज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ओनली। क्या बात समझ में आ रही है? हाउ डू आई गेट 5 न्यूटन, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट कि इट वाज प्रोवाइडेड, इट वाज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ओनली, 5 न्यूटन तो प्रोवाइड किया गया है। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके सर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द 10 न्यूटन फोर्स हैज बीन कैंसल्ड। ओके सुनो, इसका मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखो 10 न्यूटन का जो फोर्स है, इसका मतलब समझो, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स था, ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता, वही इफेक्ट प्रोड्यूस होगा अगर हम दो फोर्स लगाएं। एक फोर्स इधर लगाएं, कितने न्यूटन का, 6 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर लगाएं, कितने न्यूटन का, 8 न्यूटन का। सो 10 न्यूटन जो वेक्टर था, इसी वेक्टर को, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स वेक्टर था, इसको मान लो मैं F1 वेक्टर बोलता हूं। तो इस F1 वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा? इस F1 वेक्टर को मैं लिखूंगा 8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स वेक्टर है, उसी को मैंने इसके कंपोनेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैंने उसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो पहले वेक्टर को हटा दो, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगी। अरे जो 10 न्यूटन का फोर्स था, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस 8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप ना। ये जो 10 न्यूटन का फोर्स था, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस 8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप ना। तो 10 न्यूटन का जो वेक्टर था, उस वेक्टर को आप इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हो 6 न्यूटन आई, सॉरी 8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप। तो आप वो जो ओरिजिनल वेक्टर था उसको हटा दो, उसकी जगह पे ये डाल दो। फील आई? फील आई? वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। आई विल क्लोज इट, स्टॉप इट टुडे। ओके।